एपिसोड 12 अन्याय के खिलाफ। शाम होते ही आर्यनगर में सरसराती हवाएं फिर सर्द होने लगी थीं। इस सर्द मौसम में खूनी दस्ते के उन योद्धाओं द्वारा चलाए कोड़ों के निशान आर्यनगर के लोगों के शरीर पर मानो किसी सरकारी मोहर से चमक रहे थे। और ये मोहर थी सत्ता की, ताकत की, इस बात की कि दुनिया में सबसे ऊपर ताकत है, ताकत की ही जय है और ताकतवरों की ही चलती आई है। खूनी योद्धाओं की इस मार ने शाम को बुझती रोशनी के साथ ही मानो लोगों के जहन से भी लायला और दुष्यंत वाली बात मिटा दी। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, कोई भी मान सिंह के इन क्रूर योद्धाओं की मार से नहीं बचा था। जहां रोज रात के खाने का समय होते ही आर्यनगर का हर नागरिक हंसता खिलखिलाता अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ खाना खाता था, वहीं सारा आर्यनगर आज सिसकियां लेता हुआ एक दूसरे के जख्मों पर मरहम लगा रहा था। कोई कुछ करता भी तो क्या, सैनिक राजघराने के, मंत्री राजघराने के, महामंत्री राजघराने के, और यह अन्याय भी राजघराने के भान सिंह और उनके खूनी दस्ते का ही किया था। राजशाही और लोकतंत्र में यही तो फर्क है। लोकतंत्र में जहां जनता के पास आवाज होती है तो वहीं राजशाही में सिर्फ जनता की चीखें। खैर, एक कुशल राजा के होते ऐसा नहीं होता है, मगर लोगों का यह दर्द, उनकी चीख पुकार राजा तक पहुंचने का कोई जरिया भी तो हो। जब यह जरिया ही भान सिंह जैसा क्रूर मंत्री हो तो न्याय ठीक हो, इसकी संभावना केवल ना के बराबर रह जाती है। आर्यनगर की ये सर्द होती हवाएं शायद आर्यन के कान में यही सब बातें फुसफुसा रही हैं, मगर इन बातों से भी बड़ा एक सवाल इस वक्त उसके जहन में गूंज रहा था, जिसका जवाब पाने के लिए परेशान होकर उसने फिर पूछा, मुनमुन, मेरी मां, उनके बारे में क्या, किस बारे में बात कर रहे थे तुम? आखिर क्या हुआ था पहले? क्या किया था आर्यनगर के लोगों ने मेरी मां के साथ? खूनी दस्ते की नजरों में आने से पहले आर्यन और मुनमुन छुपते छुपाते आर्यनगर से बाहर निकल आए थे, क्योंकि जो कुछ हुआ उसके बाद आर्यनगर में उनका रहना मौत का निमंत्रण देना था। वहीं आर्यन के दोबारा पूछे सवाल से मुनमुन फिर एक बार सन्न था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई आर्यन इतिहास में हुआ इतना सब कुछ भूल चुका है, या गुस्से में वो उससे सवाल पूछ रहा है। मुनमुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मुनमुन, आपसे माफी चाहता हूं। मुझे उस बात का जिक्र करके आपकी दुखती नस को नहीं छेड़ना चाहिए था, मालिक। मुनमुन की ऐसी प्रतिक्रिया से इतिहास की इस बात को खंगालना जितना मुश्किल हो गया था, उतना ही इस बात को जानने की उत्सुकता आर्यन के मन में बढ़ गई थी। पर उसका बार बार मुनमुन से पूछना मुनमुन के मन में उसके प्रति शक पैदा कर सकता है, इसलिए आर्यन ने इस प्रश्न को तिबारा पूछने में जल्दी नहीं की। आर्यन और मुनमुन दोनों ही अपना सामान लिए आर्यनगर से बाहर निकल फिर से उसी जंगल में आ चुके थे जहां वो वीरान कब्रिस्तान था। शायद आज की रात उन्हें यहीं खुले आसमान तले गुजारनी होगी। मुनमुन आमतौर पर इतना चुप नहीं रहता था, ना ही आर्यन इतनी देर शांत बैठ सकता था, पर आज की हार का तमाचा दोनों ही अपने अपने गालों पर इस कदर महसूस कर रहे थे कि बातूनी मुनमुन चुप था और जोशीला आर्यन शांत। घने जंगल के बीचों बीच खड़े एक पहाड़ी टीले पर दोनों चुपचाप रात के अंधेरे में आग तापते दूर से ही आर्यनगर की ओर देख रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली हाथ से छूट जाने पर मछुआरा पछता कर देखता है, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान अपने ऊपर से उड़कर जाते काले बादलों को देखकर तरस जाता है, पर उसकी एक बूंद भी उसके नसीब में नहीं आती, ठीक उसी तरह आर्यन के सीने में भी रह रहकर तूफान उठ रहा था, जो अंदर ही अंदर उसके मन में भूचाल लाए। एक ही जुर्म के लिए दो अलग अलग सजाएं कैसे हो सकती हैं? उसके दिमाग में यह सवाल बार बार उठ रहा था। तभी जमीन पर लेटा मुनमुन दूर आसमान में टिमटिमाते अनेक सितारों को देख बोला, मालिक, क्या इन तारों के पार भी कोई दुनिया होगी जहां सब कुछ, हर कोई बराबर होता होगा, मेरी तरह मोटा, गरीब, हकला, राजा, भिखारी, जहां सब एक समान हो? मुनमुन के सवाल ने जैसे एक पल को आर्यन की आत्मा झकझोर दी। आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच देखती आर्यन की आंखें जैसे कुछ ढूंढने लगी हों, कोई दुनिया, कोई जगह जो उसकी असल दुनिया है। ना चाहते हुए भी वो बोला, दुनिया कोई भी हो मुनमुन, एक चीज हर दुनिया में एक सी ही है। वो क्या, मालिक? आर्यन ने कुछ छुपाते हुए सा कहा, लालच मुनमुन, सत्ता का लालच, ताकत पाने का लालच, सिंहासन पाने का लालच। मुझे लगा था इस दुनिया में शायद लोग इतने क्रूर ना हो, पर यहां। आर्यन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मुनमुन ने एक और सवाल आर्यन की तरफ ताक दिया, आपकी मां, मालिक, क्या सच में आप उनको एक बुरी याद बनाकर भुला चुके हो? ये पूछते हुए मुनमुन की आंखों में आंसू थे।
छोटा मुंह बड़ी बात है मालिक। जरूर मृत्युंजय साम्राज्य और राजधानी में जाने के बाद वो आपको समय नहीं दे पाई। अपने कामों में वो इतनी व्यस्त हैं कि अब उन्हें आपकी खबर नहीं। पर जब उनके पास कुछ भी नहीं था ना मालिक, आपके पिता का नाम भी नहीं, तब उन्होंने गरीबी भुखमरी में भी आपको पाला था। वो भी राज परिवार से ही थी। मगर जब किसी भारी इंसान यानी आपके पिता से शादी करने के बाद वो उनके बगैर सिर्फ आपके साथ आर्यनगर में आई ना, तो इन्हीं आर्यनगर के लोगों ने उन पर तरह तरह के लांछन लगाए थे। यहां तक कि उन्हीं की बहन ने उन्हें राज परिवार से निकालने की मांग की थी, पर वो डटी रहीं। उन्होंने समझा कि यहां सिर्फ और सिर्फ ताकत की कीमत है, और उन्होंने वो ताकत ज्ञान के बल पर प्राप्त की है। दिन रात एक एक करके वो रसायन विशेषज्ञ बनी, राजघराने की उपाधि पाकर महाविदूषिका बनी, और तब आपको उसके दम पर नजर उठाकर जीने का एक सम्मान दिला पाई। ये सुनकर जैसे आर्यन सख्ते में था, पर शायद अभी मुनमुन की बात पूरी नहीं हुई थी और आर्यन भी उसे रोके बिना सब कुछ जान लेना चाहता था। मुनमुन ने आगे भी उसी उदासीनता के साथ एक गहरा श्वास छोड़ते हुए कहा, पर इतना भी काफी नहीं था। इसलिए आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ सिपाही होने के बाद भी आपको राज परिवार का नहीं माना गया है। मुनमुन ने सुना था। क्योंकि सिर्फ आपकी मां राज परिवार से है और आपके पिता एक बाहरी। इसीलिए आपको ये छावनी के लोग कभी भी ना एक योद्धा, ना ही एक सेनापति का ओहदा देना चाहते थे। बस सारा जीवन एक आम सिपाही बनाकर आपको आर्यनगर में ही खपा देना चाहते थे। यह सुनकर आर्यन की भौहें तन गईं। किसे किसे कहते हुए सुना तुमने ऐसा मुनमुन? मुनमुन कहना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने कहा, आपकी उन्हीं मौसी ने, जिन्होंने सालों पहले आपकी मां को राज परिवार से निकालने के लिए कहा था। वो आपको भी राज परिवार का हिस्सा नहीं मानती, और आपको आर्यनगर में रखने के इस फैसले पर आपकी मां की भी रजामंदी थी, क्योंकि वो भी तो राजघराने का ही एक हिस्सा है। यह सुनकर आर्यन का दिमाग घूम गया। आर्यन के शरीर में मौजूद इस शख्स को अब समझ आने लगा था कि आखिर क्यों आर्यन के मन में अपनी मां के प्रति इतनी नफरत भरी है। मुनमुन ने शक भरी आवाज में कहा, और मुनमुन को तो शक है, हो ना हो, आपको मारने के लिए उन्होंने भी सेनापति अध्यक्ष को उकसाया होगा, क्योंकि इस समय वही आर्यनगर की सुरक्षा मंत्री हैं। उनके जाने बिना खूनी दस्ते नहीं बुलाए जा सकते हैं। गौरतलब है 2 दिन पहले तक सामान्य चल रही आर्यन की जिंदगी में अचानक इतने दुश्मन कहां से खड़े हो गए थे। उसकी जान के दुश्मन ये सारे लोग अचानक पैदा हो गए, या उसका जीवन हमेशा से ही इतने खतरों में भरा था जिसका उसे अंदाजा नहीं था। मुनमुन की बताई पुरानी बातें सुन आर्यन को भी अब अपनी मौसी के बारे में, अपनी मां के बारे में कुछ कुछ याद आने लगा था, मगर ये यादें अब भी धुंधली थीं। कुछ साफ था तो वो ये कि आर्यन को इस राजशाही और परिवारवाद से नफरत सी हो गई थी। ये असमानता सिर्फ राजघराने का होने से किसी का एक गुनाह पर छूट जाना और उसी जगह उसी गुनाह के लिए किसी को मार डालने के लिए खुफिया खूनी दस्ते का निकल आना उसे पसंद नहीं आ रहा था। सिर्फ राजघराने का ना होने के कारण किसी को सेनापति अध्यक्ष ना बनाया जाना, और किसी को सिर्फ राजघराने का होने के दम पर उसे आर्यनगर में शाही ओहदा मिल जाना। आर्यनगर का यह अन्याय आर्यन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिर्फ एक बाहरी पिता होने के कारण उसकी जान के दुश्मन बने ये लोग उसकी आंखों में खटकने लगे थे। आम लोगों पर चलते खूनी दस्ते के वो कोड़े उसके कानों में खनकने लगे थे। आर्यन का गुस्सा पास चलती आग से भी ज्यादा सुलग उठा था, और इसी आग में तपते हुए वो झटके से खड़े होते हुए बोला, मुनमुन, मुझे उन युद्ध गुरुकुलों के बारे में सब कुछ जानना है। मुझे नहीं पता आर्यनगर में जो रिवाज चल पड़ा है वो मृत्युंजय साम्राज्य में कहीं और है या नहीं। पर अगर सवाल सिर्फ ताकत का है तो इसका जवाब सिर्फ खुद को और ताकतवर बनाना है। आर्यनगर को उसी की भाषा में समझाना है। आर्यन की ये बात सुन मुनमुन भी अब खड़ा हो गया और अपने मालिक की बात का जवाब देते हुए बोला, ठीक है मालिक, आप युद्ध गुरुकुल जाकर खुद को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर बनाना, और तब तक ये मुनमुन राजधानी जाकर चिनिमा से मिलने की कोशिश कर उन्हें सारा सच बताने की कोशिश करेगा। आर्यन ने इस पर अपनी गर्दन हिलाते हुए सहमति जताई। इसके अलावा उन दोनों के पास ही कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके आर्यनगर लौटने का मतलब था सिपाही दुष्यंत लायला, सेनापति खूनी दस्ता, आर्यन की मौसी, और इन सभी का मतलब सिर्फ उनकी मौत था। जंगल के कुछ फलों को खाकर मुनमुन और आर्यन जंगल के इस टीले पर सर्द रात में अब लेट गए। एक अच्छी नींद उन दोनों के लिए ही बहुत जरूरी थी, क्योंकि कल से उनका सफर शुरू होना था, जिंदगी का एक नया पड़ाव। आर्यनगर से दूर, जहां से ज्यादा दूर ये दोनों ही नहीं गए थे, मगर अल सुबह शुरू होने वाले सफर के बारे में सोचकर अब मुनमुन को कुछ घबराहट होने लगी थी।
क्योंकि सफर का मतलब है चलना और चलने का मतलब था मुनमुन की मौत आना। यही सोचते हुए मुनमुन ने करवट बदलते हुए कहा। वैसे मालिक, आप उस बारे में अब नहीं सोचते क्या? अधपकी नींद में उबासी लेते आर्यन ने अधमन से ही पूछा। किस बारे में मुनमुन? वो आप एक बार कह रहे थे ना कि आप महाराजा नरसिम्हा की बेटी मृत्युंजय साम्राज्य की राजकुमारी को ही पटाकर उनसे शादी कर लेंगे। मैं कह रहा था कि अगर ऐसा कुछ अभी हो जाता तो काम ही खत्म था। ना आपको युद्ध गुरुकुल में जाकर मेहनत करनी पड़ती, ना ही मुनमुन को सफर करना पड़ता, क्योंकि उनसे ज्यादा तो महाराजा नरसिम्हा की करीबी कोई नहीं। ये भान सिंह तो फिर कहाँ ही लगता है। मैंने तो ये भी सुना है कि मृत्युंजय साम्राज्य की विशाल सेना की नायिका भी वही है। और तो और उनकी खूबसूरती गूंदे आटे सी मुलायम है, जले भगार सी तीखी रसमलाई, दिलकश और मुनमुन की इस बेहुदा बात के पूरे होने से पहले ही तड़कता हुआ एक चांटा उसके गाल पर आ चिपका, जो आर्यन की तरफ से आया था। और साथ ही साथ आई थी आर्यन की कही ये बात भी कि राजकुमारी के बारे में ऐसी बातें अच्छी नहीं। ये गुगु क्या है? महाराजा नरसिम्हा को पता चलेगा कि तुमने उनकी बेटी को राजकुमारी को गुगु कहा है तो तुम्हें इस दुनिया से उड़न छू कर देंगे वो। अब सो जाओ चुपचाप। मुनमुन अपना सा मुंह बनाकर रह गया। पर मैं तो गुगु गुलाब जामुन सी मीठी कह रहा था। सो जाओ चुपचाप मुनमुन। तारों की चादर ओढ़े एक अनजाने सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार मुनमुन और आर्यन घने जंगल के बीचों बीच जलती साग के पास सो गए। मुनमुन ने ठंड से बचने के लिए जहां कपड़ों की 3-4 परतें चढ़ा लीं, तो वहीं आर्यन के शरीर पर अब भी भेड़िए की वही खाल लिपटी थी। कैसा होगा आर्यन और मुनमुन का आने वाला सफर? क्या आर्यन के हालातों को बदल पाएगा आर्यन? कैसा होगा आर्यन और मुनमुन का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।